हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 की, क्लास 6 की, हमारे आसपास की सामग्री। बिना ज़्यादा समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चैप्टर की शुरुआत है अगेन एक श्लोक से की गई है। ठीक है, कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं जैसे होती हैं उन्हीं को लेकर के यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, पर हम इसको रीड ना ही करेंगे, ना ही हमारे काम का है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो हमारी लाइन है पहली, किसी वस्तु को किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु हम ले रहे हैं, कुछ भी हम उसको बना रहे हैं, तो उसको बनाने वाले जो पदार्थ है, ये जो पदार्थों का मिश्रण है, उसे हम क्या करेंगे, सामग्री कहेंगे। मान लो हमें कोई भी चीज़ बनानी है, सपोज़ हमें एक कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें मतलब टायर भी होंगे हमारे, उसमें स्टीयरिंग भी होगा, सीट्स भी होंगी हमारी बैठने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि भिन्न भिन्न तरह की हमने चीज़ें जो यूज़ की हुई हैं कार को बनाने के लिए, वो क्या होंगी, वो सब हमारी क्या है, वहाँ पर सामग्री है। इसी लाइन में हमें ये सब बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा देखो, वैसे तो ये पूरी अगर हम चाहें पढ़ना तो पढ़ ही सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से देखने के लिए कोई क्वेश्चन मिल जाए, बट लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एसएसटी जैसा लग रहा था, तो मुझे लगा शायद काम नहीं आए। पर लेकिन फिर भी आप कोई हम रिस्क नहीं लेंगे, हम एक बार इसको रीड कर ही लेते हैं, कभी कोई चीज़ मिल जाए। वैसे यहाँ पर मैंने जो मेन लाइन थी वो हेड हाईलाइट की हुई है कि जो पकी हुई मिट्टी होती है, या मतलब हम जो खिलौने या छोटी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उनसे टेराकोटा कहते हैं। जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बनाए गए, उन्हें भी क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। एक बार इसको पूरा रीड कर लेते हैं एक बार, कि पता नहीं चलता कोई चीज़ कहाँ से आ जाए, बट एज ए नॉलेज भी पता होना चाहिए, तो हम उसी के लिए एक बार यहाँ पर इसे रीड कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, गंगा के मैदानों लहुरा, देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। तो जो पुराने मिट्टी के बर्तन हैं वो कहाँ पर, गंगा के मैदान और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। और सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप जिन्हें स्लिप कहा जाता है का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई, है ना। तो जो ये बर्तन होते हैं रंगाई विधाई की, जो ये है सजावटी लेप है जिन्हें हम स्लिप कहा जाता है, इनका जो भी मतलब बनाने की जो तकनीक है वो वहाँ पर क्या हुई है, विकसित हुई है सिंधु सरस्वती मैदानी के कई क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 नैम संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गई, जिनकी चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिज़ाइनों की ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। यहाँ पर अगर हो सकता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लाल सतह पर काले रंग के जो डिज़ाइन, ये ज्यामितीय पैटर्न थे, वो किस सभ्यता में हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में। क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री जैसा क्वेश्चन लग रहा है तो मैंने इसीलिए ही रीड नहीं किया था, बट फिर भी हमने रीड कर लिया है, काम आ जाए तो। ठीक है, इसके बाद हंडिया, थाली, कटोरे, अन्य वस्तुओं के बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी के सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे घूमते हुए पहिए पर आकार दिया जाता था, अंततः भट्टियों में पकाया जाता था, और पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने, अनाज, तेल, घी भंडारण में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र, मिट्टी के पात्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। मतलब ओवरऑल बताया गया है कि पहले समय में जो हमारी चीज़ें हुआ करती थी, मिट्टी के बर्तन थे, तो वहाँ पर जो सामग्री हम यूज़ किया करते थे, वो सामग्री मतलब किस तरह से उसका यूज़ किया जाता था, कैसी कैसी तकनीकें यूज़ हुआ करती थी, किस तरह की चित्रकारी उन पर क्या हुआ करती थी, किस रंग के वो होते थे। तो अलग अलग सभ्यता में अलग अलग जगह पर नदी के पास कैसी मतलब चीज़ें या तकनीकें विकसित हुई हैं, बस यहाँ पर वही बताया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर याद रखना चाहो तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बट अगर एज अ साइंस स्टूडेंट अगर आप एग्ज़ाम पर्पज़ से देखते हैं तो
मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, बट फिर भी कि टेराकोटा किसे कहा जाता है यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, बट मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर श्योर नहीं हूँ। बट मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती, इस वजह से मैंने ये पैराग्राफ पूरा आप लोगों के लिए रीड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो कि वस्तुओं को समूह में कैसे बांटते हैं, यहाँ पर इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक वस्तु, कोई भी हम एक चीज़ है, मान लो ये हमारी कॉपी है, ठीक है, किसी एक वस्तु से बनाई गई है, कागज़ से, ठीक है, इसके ऊपर हल्की सी एक बारीक सी परत एक प्लास्टिक की पिन्नी की भी चढ़ी हुई होगी, तो पिन्नी से भी बनाई जा सकती है। तो यानी कि जो ये वाली वस्तु है किसी एक वस्तु से नहीं बनाई गई है, एक से ज़्यादा वस्तु से बनाई गई सामग्री से बनाई गई है, और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो समूह में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। समूह में व्यवस्थित करने की विधि क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। और उनके समान गुणों के आधार पर जो समूह में विभाजित हम क्या कर सकते हैं, उनको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, समान गुणों के आधार पर, जैसे कि मान लो कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर समूह बना है तो ये कागज़ की बनी है, ये भी कागज़ की बनी है, तो हम इनका अलग समूह बनाएंगे। ये लोहे की बनी है, ठीक है, और स्टील का यूज़ हुआ है यहाँ पर, इसमें भी, तो ये अलग समूह में हमारे आ जाएंगे। ये मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, तो मिट्टी का हम ये अलग समूह बन जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये भी मतलब पत्थर हमारा रखा हुआ है, एक तरह से चट्टान या मिट्टी का ही एक प्रकार होगा, ये भी तो इसी के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम चीज़ों को उनके समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे गिलास दिया गया है यहाँ पर, तो फिर इसमें यहाँ पे मतलब ये चीज़ें दिखाई गई कि किस किस सामग्री से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो गिलास होता है हमारा, वो तो ये जो हमारा गिलास है ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। ये हमारा कांच का भी बना हुआ हो सकता है, इसको बना सकते हैं। ये लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका लोहे का भी बना हुआ हो सकता है ना, और कांच का, लकड़ी का, और ये प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ हमारी कई मतलब सामग्री से बनी हुई हो सकती है। ठीक है, कोई एक ही चीज़ नहीं है ऐसी कि सिर्फ गिलास सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ होगा। इन चीज़ों का अलग प्रयोग करके भी हम क्या है, एक गिलास को बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या खाना पकाने के लिए बर्तन बनाने के कागज़ जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार है। तो यहाँ पर ये कहती है कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है एक बच्चे के माइंड में कि कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई भी चीज़ है, अगर हम एक चीज़ का यूज़ एक काम के लिए कर रहे हैं तो हम उसी चीज़ का यूज़ दूसरे काम के लिए क्यों नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं या फिर ये क्वेश्चन आता है। तो वो इसलिए है, हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों या और उसके प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों का बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी जो अगर हमारी वस्तु है वो डिपेंड करती है उसके गुण पर और उसके प्रयोजन के आधार पर, यानी कि वो किस गुण के लिए यूज़ की जा रही है और किस प्रयोग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे गिलास है और वहाँ पर हमें पानी रखना है और गिलास के अंदर, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक द्रव है उसके अंदर। ठीक है, कि मतलब जो भी चीज़ हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टी रखता हो कि उस द्रव को बहने ना दे। ठीक है, प्लस क्या है कि साथ में जो चीज़ है वो इतनी लचीली ना हो कि जैसे ही हम उसको पकड़ें तो द्रव सारा के सारा नीचे गिर पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो हमें वस्तु को बनाने के लिए सामग्री चयन उसके गुण और प्रयोजन के आधार पर करते हैं। ठीक है, जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। इसके बाद है कि हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्री उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पेन,
सामग्री बनाने के लिए प्लास्टिक, धातु और स्याही का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी एक चीज़ है वो खाली किसी एक ही चीज़ से बनी, ये ज़रूरी नहीं है, वो एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पेन है, वो प्लास्टिक, धातु और स्याही से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या है, सामग्री में यूज़ होती हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। जैसे यहाँ पर देखो ये बॉल है, ठीक है, क्या है ये, बॉलें हैं, तीनों ही बॉल हैं, बट लेकिन इनका जो बनाने का तरीका है या फिर इनमें जो यूज़ किया गया मटेरियल है वो तीनों क्या है, अलग अलग तरह का सामग्री है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि वो किस तरह से होती हैं, मतलब उसके प्रयोग के आधार पर कि हमें टेनिस की गेंद है तो कैसे बनी होनी चाहिए, क्या उसमें उछाल मध्यम या निम्न कैसा होगा। क्रिकेट की गेंद है, क्या उसका हमें सामग्री रखनी है उसे बनाने की, किस पर्पज़ के लिए हम उसको बना रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना किसी भी वस्तु के लिए, प्रयोग में लाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि सामग्रियों में विभिन्न गुण क्या हैं। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें, यानी कि विभिन्न गुण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है या सामग्री है, आप उसमें गुणों की पहचान किस तरह से करोगे। ठीक है, आपके पास कोई लोहे की चीज़ है तो आप कैसे पता करोगे कि वो लोहे की है। कोई आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, तो लकड़ी का टुकड़ा है तो आप कैसे बताओगे कि वो लकड़ी का ही टुकड़ा है। ठीक है, आपके पास एक चादर है, ठीक है, और वो चादर मतलब कपड़े की ही बनी है तो आप कैसे बताओगे। तो मतलब ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ये सामग्री के गुण होते हैं जिसके बेसिस पर हम ये पता लगा पाएँ कि वो चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं। ठीक है, तो कुछ गुण होते हैं हर चीज़ के। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं वो गुण। जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमान चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्यतः धातु होती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर चमकने वाली चीज़ होगी प्राय सामान्यतः प्राय चमकदार होगी तो क्या होगी ऐसी धातुओं को हम ऐसी सामग्रियों को हम सामान्यतः धातु की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका स्टील हो गया, बर्तन आप अपने किचन में देख सकते हो, स्टील हो गया आपका, गिलास हो गया, आपका स्टील का गिलास है तो आप उसे धातु की कैटेगरी में रखोगे। आपका कोई हार है, मतलब आपने बनाया हुआ है, वो आपका सोने का बना हुआ है, चमक रहा है तो वो भी धातु है। आपने कोई ना कोई रिंग पहनी हुई है, ठीक है, तो वो रिंग जो होती है आपकी, वो आपकी चांदी की होती है तो चमक रही है तो वो भी क्या है, अपने आप में धातु है। तो ये सारी हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ये बता रही हैं कि जो वो सामग्री है मतलब वो किस तरह की है, कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है धातु के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित हैं। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के कारण, प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं। ये फीके एवं द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्राय केवल उनकी ताजी काटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन चमकहीन सामग्रियों वे सामग्रियां हैं जिनके सतह चमकदार नहीं होती। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण हैं कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, जो हमारे अधिकतर धातुएं होती हैं वो कुछ चमकदार चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हवा और नमी के प्रभाव में आने पर उनकी चमक क्या है, खो भी सकती है। ठीक है, और वो फीकी द्युतिहीन का मतलब है चमकहीन, चमक नहीं रह जाएगी उनके अंदर। जैसे लोहा होता है, आप कई बार जैसे लोहे की कढ़ाई लाओगे तो काफ़ी चमकती हुई लगेगी, बट जैसे खाना बनाएंगे हम उसमें कुछ समय बाद जंग लग जाएगा तो उसमें वो चमक नहीं दिखाई देगी, है ना। आप चांदी की कोई चीज़ पहने हुए हो, बाज़ार से जब ला रहे हो तो वो बहुत चमक रही है, बट लेकिन जैसे ही आप उसका यूज़ करे रहोगे, अपने पाँव में अपनी कोई पायल पहनी हुई है उसको पहन के रखोगे तो कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, तो वो उसकी चमक चली जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उनका प्रयोग हम जब हम उनको कट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से कट की हुई होगी तो जो उनकी सरफेस जहाँ से चमक रही होगी तो हम उससे क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे कि हाँ ये धातु है। इसके अलावा जो द्युतिहीन हमारी सामग्रियाँ होती हैं वो चमकदार नहीं होती, और उनके उदाहरण जैसे कि कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया है कि क्या मतलब सभी जो धातुएं होती हैं क्या वो मतलब चमकदार ही होती हैं, या जो जितनी भी चमकती हुई हम चीज़ों को देख रहे हैं क्या मतलब वो सारी ही धातुएं हैं। तो पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है
कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जैसे चमकदार सामग्री धातु नहीं है। कुछ सामग्री की सतह को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वह चमकदार दिखती हैं। ये सामग्री धातु नहीं भी हो सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को हम चमक उनके ऊपर कोई ना कोई परत बना लगा करके हम उसे क्या करते हैं, चमकदार बनाते हैं। ठीक है, वो चमक उसमें हम मतलब प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि चमक होने से वो चीज़ क्या हो जाएगी, धातु बन जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि मतलब कोटिंग कर दी जाती है, या जैसे मान लो आप अपनी कभी कॉपी को देखना, कॉपी या बुक के कवर को देखना, ऊपर जो होता है तो उसके अंदर जो कागज़ लगा होता है, कागज़ के ऊपर क्या होता है, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पन्नी की परत चढ़ी होती है। कई बार आपने उसको मतलब निकाल करके देखा भी होगा। ठीक है, तो जब उसकी परत चढ़ी हुई होती है तो वो जो चमक आती है ना, उसकी वजह से यही होती है क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट पिन्नी चढ़ाई गई है। अगर वो पिन्नी को हटा दिया जाएगा तो वो उसकी क्या होगी, चमक चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि सामग्रियों को या फिर किसी भी दूसरी चीज़ की मतलब कोटिंग करके भी हम क्या करते हैं कि वहाँ पर चमक को बना लेते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक क्या है, धातु हो गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पे यहाँ पर हमें दिया गया है। जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्री जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन होता है वे कठोर होती हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कि सामग्री का जो गुण था कि उनकी चमक है नहीं है। दूसरा गुण आया उनका नरम या कठोर होना। क्या है, नरम या कठोर होना। ठीक है, तो नरम यानी कि कोई चीज़ अगर इजीली दबा सकें तो वो आपकी नरम होती हैं, और अगर उसको दबाना या खरोंचना कठिन हो तो वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे रबड़ स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबड़ मतलब कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि स्पंज से, अगर देखो रबड़ की कंपैरिजन यहाँ स्पंज से और लोहे से की जा रही है, तो लोहे की कंपैरिजन में तो रबड़ क्या है, यहाँ पर नरम है, बट स्पंज की मुकाबले यहाँ पर रबड़ क्या है, वो थोड़ा सा कठोर है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस बेसिस पर देख रहे हैं, किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। बट अगर आपको नॉर्मली उस चीज़ को मतलब जानना है कि कोई चीज़ नरम है या कठोर है, तो आप उसको ईजीली प्रेस करके देखोगे, तो अगर वो दब जा रही है तो वो नरम है, बट अगर वो नहीं दब पा रही है तो वो क्या होगी, कठोर होगी। क्या होगी, वो कठोर होगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे हमें क्या क्या दिया गया है, आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे, हाँ, इसके बाद आती है हमारी पारदर्शिता का गुण आता है। क्या आता है हमारा, पारदर्शिता का गुण। पहला गुण था हमारा चमक को लेकर के था कि चमक वगैरह अगर दी हुई है तो हम पहचान करेंगे। दूसरा हमारा क्या था, नरम या कठोर को लेकर के था। ठीक है, अब की बार हमारा आ गई है पारदर्शिता को लेकर के। किसको, पारदर्शिता। तो ये सारे मतलब पॉइंट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि किसी भी वस्तु या सामग्री को पहचानने के लिए मतलब किस गुण का हम यूज़ करेंगे। चमक से पहचानेंगे, नरम या कठोर से पहचानेंगे, पारदर्शिता से। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पारदर्शिता को देख करके, जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफोन कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, हमारी पारदर्शी हैं क्योंकि इनके आर पार क्या है, बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा वो पारदर्शी दिखले। अधिकांश सामग्री ऐसी है जिनके आर पार देखा नहीं पाते हैं, इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं या वस्तुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखना क्या हो, बिल्कुल भी कठिन हो, मतलब देखा ही नहीं जा सके। आप इधर खड़े हैं, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, बट एक पता ही नहीं चलेगा। जैसे दीवार के एक साइड कोई खड़ा हुआ है, दीवार के उस साइड कोई खड़ा हुआ है, बट पता ही नहीं कौन है, क्योंकि हम दीवार में से झाँक करके नहीं देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है या जो वो दीवार है वो क्या है, हमारी अपारदर्शी है। तीसरा पॉइंट है, जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच अपारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे बहुत ही लाइट से कलर के कर्टेन आपके घर में लगे हुए हैं,
ठीक है। बट उन कर्टेन के उधर की साइड में कोई खड़ा हुआ है तो आप देख पाते हैं हल्का हल्का सा कि अरे वहाँ पर तो कोई खड़ा हुआ है, बट एक्चुअली में आप ये नहीं पहचान सकते कि कौन खड़ा हुआ है ना। प्रॉपर तरह से आप नहीं देख सकते, बट आपको हाँ ये पता चल जाएगा कि कोई खड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं या पारदर्शिता होती है उसे हम कहते हैं पारभासी। क्या है वो? पारभासी कहा जाता है। ठीक है, जैसे बटर पेपर होगा, आपने देखा होगा बटर पेपर को कि मतलब आप उसको जैसे उठा करके देखेंगे अपने हाथ में तो उसके मतलब उधर की साइड देखा जा सकता है, अपोजिट साइड में, बट देखा जा सकता है, बट क्लियरली नहीं दे सकता, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, धुंधला होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स थे हमारी चीज़ों को करने के। ठीक है, उसका पता लगाने के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो वस्तुओं का वर्गीकरण क्या हुआ है कि कांच का गिलास है, बटर पेपर है, कि कौन से में पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टेबल दी गई है बच्चों को फिल करने के लिए। पर आप लोगों के लिए वैसे क्वेश्चन यहाँ से इजीली शायद बन जाए कि ये आ जाए कि मतलब कांच क्या है आपका, देखो पारदर्शिता में आएगा गिलास तो आपका बटर पेपर आएगा पारभासी में। ठीक है, रबड़ आएगी आपकी किस में, अपारदर्शी में। रबड़ क्या आएगी, पारदर्शी। फ्रोस्टेड कांच अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं तो ये भी हमारा पारभासी है। लकड़ी का बोर्ड है हमारा, ये क्या है, हमारा अपारदर्शी है। ठीक है, खिड़की का कांच है, ये क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, पारदर्शी है। ठीक है, खिड़की का कांच क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, बाकी तो सब आप पहचान लोगे, बस थोड़ा सा फ्रोस्टेड कांच है। जिसने कभी पहले पढ़ा होगा इसके बारे में, इसे पता ही होगा तो वो इजीली कर लेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है वो पारदर्शी और पारभासी और पारदर्शी में। तो आप इसको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, हमारा पारभासी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर जो हमारी सामग्री या मतलब कोई भी वस्तु है, हम उसका जो चौथा हमारा टाइप होगा उसे पहचानने का, तो वो होगी हमारी क्या, घुलनशीलता। कुछ सामग्रियों में जल मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है या यह जल में घुलनशील है। कुछ सामग्रियाँ जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती। ये सामग्री जल में अघुलनशील हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर एक गिलास लिया गया है जिसमें पानी है और एक गिलास, दूसरा गिलास जिसमें पानी है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई है जैसे कि मान लो साल्ट मिला दिया हमने और शुगर मिला दी और उसको अच्छे से हमने स्टिर किया। करने के बाद हम देखते हैं कि सब चीज़ें क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जल के अंदर वो सारी चीज़ें क्या हैं, मिल गई हैं। यहाँ पर हमने कोई मतलब सॉइल ले ली है या फिर हमने रेत ले लिया है और जब उसको मिलाया तो क्या हुआ कि वो आपस में नहीं मिला, तो वो अपने आप ही इस तरह से मतलब हमें उस पानी में दिखने लगा और बार बार हमें घोलने पर भी देखा जा रहा है कि वो घुल नहीं रहा है, बट वहाँ पर दिखे जा रहा है। तो यानी कि ये जो हमारे साल्ट और शुगर हैं ये घुलनशील हैं जल में, और जो हमारी सॉइल और रेत हैं ये हमारे अघुलनशील है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। और दूसरा, जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारी बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। और आपको पता हो शायद कि जो हमारा वाटर होता है वो उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक विलायक, ठीक है, बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर मिल जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडा किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ORS को बताया गया है कि जब किसी को लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं या शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको ORS का घोल दिया जाता है। अगर आपके पास एट द टाइम अवेलेबल ना हो, आप घर पर ही हो, बट आपको पता हो कि वो कैसे बनाया जाएगा, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं कि जो 1 लीटर जल लिया और जल में हमने क्या करा, 6 चम्मच चीनी मिलाई। कितनी, 1 लीटर तो हमारा वाटर है, 6 टेबल
स्पून हमारी क्या है, शुगर है, ठीक है, और हमारा हाफ टेबल स्पून क्या है, हमारा सॉल्ट है, हाफ टी। यानी कि इन तीनों चीज़ों को लेकर के उसे उबाल करके और ठंडा करके प्रॉपर तरीके से जो बनाया जाता है वो हमारा क्या होता है, ORS सॉल्यूशन होता है। हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि ORS को बनाने की विधि क्या होगी, तो यहाँ पर ये दे दिया जाए या पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि 1 लीटर पानी में हम 5 टेबल स्पून शुगर मिलाएंगे या आधा या 1 किलो या कुछ भी, वो ऑप्शन में दे सकते हैं। बट आपने इसको अच्छे से रीड किया हुआ होगा तो वो बता सकते हैं। ORS की फुल फॉर्म आ सकती है, ORS किस काम आता है ये भी आ सकता है। तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, देखो अब क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर, सीटेट के ऊपर, कि भाई वो किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, है ना। तो बट हमें अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ना है, किसी भी चीज़ का मतलब रिस्क नहीं लेना है। तो मैंने जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर भी रही हूँ। बट अगर फिर भी कुछ आपको कमी लगे तो प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इस प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। ये जल में रहने वाले जंतु और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर यह है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो जल में मिश्रित नहीं होती हैं, और कुछ गैसें होती हैं जो पानी में मिल जाती हैं, जल में घुलनशील होती हैं, और जैसे कि हमारी ऑक्सीजन है जो पानी में क्या है, मिलती है, और पौधों और जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दिया गया है कि कोई सामग्री भारी या हल्की है, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण के माप कर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो, ठीक है। अगर उसका आयतन समान है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके द्रव्यमान के हिसाब से भी हम उसको पता लगा सकते हैं। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हो, ठीक है। अगर मतलब मान लो कोई भी चीज़ है, 2 चीज़ हमने ली हैं और हमें ये पता करना है कि मतलब कौन सी हमारा द्रव्यमान किसका ज़्यादा है और किसका कम है, तो उसका पता लगाने के लिए हमें पहले उनका आयतन समान रखना होगा। जब आयतन समान होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मेज़र करके ये पता लगा सकते हैं कि द्रव्यमान अधिक होता है या द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट, सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये भार से निर्धारित होता है, ठीक है। यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट है कि जो द्रव्यमान है अपने आप में भार का भी प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान और भार अपने आप में दोनों एक अलग इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में शायद आपका ये आएगा, तब वहाँ पर इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर आप यही इंपॉर्टेंट लाइन को याद रखिएगा कि जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन क्या हो, समान हो, ठीक है। आयतन समान होने, अगर आयतन ऊपर नीचे हो जाता है तो शायद हम इस चीज़ का जजमेंट नहीं कर सकते कि वो द्रव्यमान किसका अधिक है और किसका कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर एक तरह से इन्होंने अप्लाई कर दी है कि कौन सी वस्तु किस तरह की होगी, द्रव्यमान किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्या पॉइंट दिया गया है, हाँ, दूसरा हमारा आयतन ही आ गया। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है, यानी कि कोई भी वस्तु है जिस भी स्थान को वो घेर रही है, ठीक है। मान लो ये कोई बॉक्स है, या मान लो हमने यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है, इसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है, तो वो जगह जितनी भी घिरी जा रही है, ठीक है, जितनी भी जगह वो घिरी जा रही है वो क्या होगा, वो उसका आयतन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़की है, मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, अब मुझे इसका कारण समझ में आ गया, है ना। क्यों नहीं भर पाई, क्योंकि भाई जग तो बड़ा होगा, बोतल छोटी होगी, अब उसका आयतन ज़्यादा है, मतलब उसने उसमें ज़्यादा पानी लिया हुआ होगा, बोतल में पानी उतना सारा नहीं आ सकता, तो वो क्या है, वो सारा नीचे गिर गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है,
क्वेश्चन है द्रव्य क्या होता है। अभी तक हमने सामग्री के बारे में पढ़ा था, उसका वर्गीकरण कैसे होता है। कोई वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु मतलब जो एक वस्तु होती है वो खाली किसी एक ही चीज़ से नहीं बनाई, जैसे एक से ज़्यादा चीज़ों से बनाई जा सकती है। सामग्री को हम किस किस बेसिस पर, कोई सामग्री कैसी दिखती है, ये क्या होती है, उसके लिए अलग अलग गुण होते हैं, जैसे कि उसकी चमक पर हमें ध्यान देना होता है, उसकी पारदर्शिता को देखना होता है, उसके विलय टाइप को देखना पड़ता है। ठीक है, और कौन सा पढ़ा है हमने, विलय हो गया और हम पारदर्शिता हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें बताती हैं कि जो वस्तु है वो किस तरह की है। द्रव्यमान हो गया। तो अब यहाँ पर पूछा है कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक नया यहाँ पर हमें चीज़ सीखने को मिलेगी कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्यमान और आयतन दो गुण द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्री द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। और द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है, इसे ग्राम किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ कुल मिलाकर के यह है, अगर हमें किसी वस्तु को द्रव्य कहना है तो कहने का मतलब है कि वो उसके अंदर द्रव्यमान भी होगा और वो वस्तु स्थान भी घेरती होगी। और हमने ऊपर ही पढ़ा था कि स्थान कौन सी वस्तु घेरती है, जिसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन दोनों ही क्या बताते हैं, हमारे द्रव्य को बताते हैं। द्रव्यमान की अगर हम मापेंगे तो वो ग्राम या किलोग्राम में होगा। अगर हम किसी वस्तु का या स्थान का आयतन मापते हैं तो वो लीटर या मिलीलीटर में होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। ठीक है, जो एसआई मात्रक है या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है द्रव्यमान की, वो क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके काम आ सकता है, इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। वो ये है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। कितने, 1 मीटर क्यूब में आपके कितने होते हैं, 1000 लीटर। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और पता भी होना चाहिए आपको, 1 मीटर क्यूब में आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा। द्रव्यमान के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। यहाँ पर ये बताया कि शुद्ध रूप, द्रव्य के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि द्रव्य के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ये अपने आप में क्या है, एक शुद्ध रूप में अगर हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा सामग्रियाँ। द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। सामग्रियाँ क्या है, सामग्री द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। कॉमन सी बात है कि सामग्री एक तरह से कोई भी सामग्री है वो भी द्रव्य ही होगी, द्रव्य का कोई प्रकार होगी जिससे कोई भी ना कोई वस्तु तैयार की जाती है। देखो अगेन यहाँ पर ये बच्ची क्वेश्चन सोच रही है कि आप वायु द्रव्य है। अब आप देखिए इसमें दो, अगर द्रव्य पता होने के लिए हमें दो ही चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो वो द्रव्यमान हो उसका कुछ ना कुछ, प्लस वो क्या है, स्थान घेरती हो। तो कॉमन सी बात है, ये दोनों चीज़ें ही होती हैं वायु में, तो बिल्कुल वो क्या है, हमारी द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ होगा, बट नहीं भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको पता चल ही गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, और होपफुली आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। और एक बार हम देख लेते हैं रिकैप, हमने क्या क्या पढ़ा छोटा सा, और उससे आपको थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा, एक माइंड सेट हो जाएगा चीज़ों को लेकर के। तो पढ़ते हैं कि क्या है, विभिन्न प्रकार की जो सामग्री से बनाई जाती है कोई वस्तु, एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी होती है। हम एक जैसे कार्य करने के वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। उनके गुणों में समान अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। उनके स्वरूप के आधार पर उन्हें समूह में बांटा जा सकता है, जैसे द्युति में, चमकदार
बता देती हैं। कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर जैसे कठोर या नरम सामग्री को पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देखा जा सकता है। कुछ सामग्री जल में घुलनशील है जबकि अघुलनशील होती हैं। कोई वस्तु स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा डैश करके, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। और ऑप्शंस आ जाएंगे आयतन, द्रव्यमान और आपका मतलब भार, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा कि आपको पता होगा, या आंसर आपने पढ़ा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे ये पता लगा सकते हैं कि उसका आंसर द्रव्यमान है और विद इन अ सेकेंड आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को याद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, इजी टू मॉडरेट या हार्ड, इसी से ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम ना छोटी सी चीज़ों को, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती तो वो बहुत छोटी है बट उनको हम छोड़ देते हैं और वहीं से चीज़ें बन के आ जाती हैं, क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो कुछ अलग आ गया, कुछ नया आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा। होता सब वहीं से है बट हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें थोड़ा बाहर से क्वेश्चन आया हुआ लग जाता है या फिर कुछ मतलब अलग ही लेवल का क्वेश्चन हमें दिखने लग जाता है। बट ये बहुत छोटी सी लाइन है यहाँ पर, बट लेकिन आप ये देखोगे तो ये लाइन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप फोकस करोगे ना, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ ज़्यादा आपको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। बस आपको एक रेगुलरिटी बना के रखनी है। आपको जो भी पढ़ रहे हो आप ठीक से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक बार में पढ़ो, 2 बार पढ़ो, सेम चीज़ को एक बार पढ़ो फिर दूसरी बार भी पढ़ो, बार बार इधर उधर नहीं भटकना। और मेरी वीडियोस को आप कहीं 1 से 2 बार ही ठीक से देख लोगे तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ पाएंगे और उन्हें याद भी रख पाएंगे। ठीक है, तो मैं यही आशा करूँगी इसी के साथ आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो प्लीज़ आप बैकग्राउंड की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। और यहीं पर हम अपना पैकअप करते हैं इस वीडियो के साथ और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 7 है आई थिंक, ये चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 के साथ हम मिलते हैं। इसके बाद तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैप्टर्स को अपने एनसीईआरटी की साइंस को देखते रहिएगा। मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करिएगा, लाइक करिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।